नमस्कार, मैं विजयपाल पीजीटी हिस्ट्री अपने नए वीडियो के साथ। आज 10th क्लास का चैप्टर 3 है, पार्ट 1 इस वीडियो का है। चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हमें जो मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं वो हैं परिचय, इंट्रोडक्शन, भूमंडलीकृत वर्ड का मतलब क्या होता है इसको समझना है, और ये प्रक्रिया क्या है ये जानना है। दूसरा जो पॉइंट है, आधुनिक युग से पहले भूमंडलीकृत यानी कि ग्लोबलाइजेशन किस फॉर्म में हो रहा था। अगला पॉइंट, 19वीं शताब्दी का समय यानी कि 1815 से 1914 के बीच में ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकृत है वो किस रूप में, किस फॉर्म में होता है। अगला पॉइंट जो इस हमें चैप्टर में पढ़ना है या इस पॉइंट में पढ़ना है वो है महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। दोनों विश्व युद्ध जो होते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 और दूसरा जो विश्व युद्ध है 1939 से 45, इन दोनों युद्धों के बीच विश्व की अर्थव्यवस्था क्या होती है उसको जानना है। इसके अलावा विश्व अर्थव्यवस्था उसके बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यानी युद्धोत्तर काल के बाद अर्थव्यवस्था किस फॉर्म में होती है और किस हिसाब से ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण होता है उसको जानना है, और लास्ट में इसका कंक्लूजन। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जिसको हमें इस टॉपिक में, इस वीडियो में जानना है। तो शुरू करते हैं इनके बारे में। पहले कुछ पिक्चर्स देखते हैं कि क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते हैं। जैसे ये टूरिज्म के पिक्चर है जिसकी वजह से लोग दूसरी जगह जाते हैं। इसके अलावा एक और पिक्चर है, रेलवे स्टेशन का सीन है। इसमें लोग अलग अलग रीजन से ट्रैवल करते हैं, कोई काम के लिए जाता है, कोई अपने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, कोई एजुकेशन की वजह से, कोई करियर की वजह से, और कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते हैं। कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह दूसरे कल्चर को जानने के लिए जाते हैं। तो ये अफ्रीकन कल्चर और यूरोपियन लेडी है, इसको दिखाया गया कि लोग दूसरी जगह को जानने के लिए भी ट्रैवल करते हैं। ये एडवेंचर का है जो एक मेन कारण है ट्रैवलिंग करने का, और ये एक मॉल का सीन है जो एक मार्केट के रीजन्स की वजह से लोग मार्केट में जाते हैं। ये कुछ एक पिक्चर्स थी जो हमें ये बताती हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कैसे करते हैं। अब हम फर्स्ट जो पॉइंट है परिचय के तौर पे कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि पूरी दुनिया का आपस में एक हो जाना। ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है ग्लोब से बना है जो हमारी अर्थ को इंडिकेशन देता है। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है कि दुनिया के बाजारों का या दुनिया के देशों का आपस में मिल जाना, एक हो जाना। दूसरा, जब इसके कारणों की बात करते हैं कि वैश्वीकरण के कारण क्या है, कि किस रीजन से वैश्वीकरण हो रहा है, अगर ये पॉइंट की अगर बात करते हैं तो ऊपर हम पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बहुत से कारण हैं। लोग अपनी ज़रूरतों की वजह से, सुविधाओं की वजह से और अच्छे अवसर की तलाश में दूसरी जगह पे जाते हैं। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? प्राचीन काल से जब से मानव धरती पर रहना शुरू किया है तब से ही मनुष्य किसी न किसी रूप में एक जगह से दूसरी जगह तक जाता रहा है और आपस में एक दूसरे से मिलते रहे हैं, यानी कि एक जगह के लोग दूसरी जगह तक अलग अलग तरीकों से, अलग अलग कारणों से जाते रहे हैं। अब बात करते हैं कि आधुनिक जो युग है, जो हम 15वीं-16वीं शताब्दी से शुरू करते हैं, उस समय से लेकर उस समय से पहले किस तरह से भूमंडलीकरण की प्रक्रिया दुनिया में होती थी। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि इतिहास के हर दौर में, हर समय में मानव समाज के लोग एक जगह से दूसरी जगह तक या एक दूसरे के करीब आते रहे हैं। उसके बहुत से कारण रहे हैं। उनमें से पहला जो कारण है कि प्राचीन काल से ही यात्री, ट्रैवलर, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री, बहुत से कारणों से, जिनमें से हम बहुत से कारण ऊपर की बात कर चुके हैं, इसके अलावा अपने धर्म का प्रचार करना, अपने व्यापार की वजह से और बहुत से कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे हैं। जब ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो अपने साथ विचारों को, अपने ज्ञान को, अपने सामान को, अपने टैलेंट यानी हुनर को और दूसरी चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में
इसके अलावा पैसा, आविष्कार, बीमारियां, इन सब को साथ लेकर चलते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता, जिसको हम पहले अपने लेक्चर में बात कर चुके हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं सिंधु सभ्यता की जो हमें पश्चिमी एशिया के अलग अलग देशों में जैसे मेसोपोटामिया में मिली है, और मेसोपोटामिया की चीज़ें सिंधु सभ्यता में मिली हैं। इसी तरह मालदीव के तटों पे पाई जाने वाली जो कौड़ियाँ हैं जो लेन देन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, उनका बड़े लेवल पे एशिया में और यूरोप तक उनका इस्तेमाल होता रहा है। इसके अलावा बीमारी फैलाने के बारे में जो वायरस होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनका भी एक लंबा इतिहास रहा है, और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के ना इसके हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। हम आगे अगर बात करें कि और कौन से रीजन है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन होता रहा है, तो एक पिक्चर आप देखिएगा, ये सिल्क रूट के बारे में है जो चाइना से लेकर के ना एशिया से होता हुआ मध्य एशिया और यूरोप तक और अफ्रीका के क्षेत्र तक फैला हुआ था। लगभग 6000 किलोमीटर का ये एरिया है। नीचे एक और पिक्चर दिखाई गई है जिसमें हमें बताया गया है कि चाइना से ये रूट शुरू होता हुआ, जैसे चीन है यहाँ से शुरू होता हुआ एक रास्ता इंडिया से, और इंडिया के नीचे से होकर के ना समुद्र के रास्ते से, और फिर ये मेडिटेरियन सी तक आगे तक पहुँचता है रेड सी से होते हुए। और दूसरे रास्ते हैं जो सेंट्रल एशिया से अलग अलग तरीकों रास्तों से इंडिया के ऊपर से होकर के ना रशिया से ऊपर से और यहाँ यूरोप तक पहुँचते हैं। तो कहने का मतलब सिल्क रूट है वो एक से ज़्यादा रास्तों से जो धरती से भी हैं और समुद्र के रास्तों से होकर के चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है लोगों को या दुनिया को आपस में जोड़ने की वजह से। इस पॉइंट में यही बताया गया है कि सिल्क रूट कैसे दुनिया को आपस में जोड़ता है। सिल्क रूट का मतलब ये होता है कि सिल्क यानी कि रेशम है, एक महीन कपड़ा होता है जो काफ़ी कीमती माना गया है अपनी क्वालिटी की वजह से, और उसकी डिमांड होने की वजह से इस रास्ते को ही सिल्क रूट दे दिया गया है। हालांकि इस रास्ते से और भी दूसरी चीज़ें जाती रही हैं, लेकिन चूंकि सिल्क महत्वपूर्ण इसमें कमोडिटी थी, इसलिए इस रूट का नाम ही सिल्क रूट रख दिया गया। और चूंकि ये उस समय के तीनों जो महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, तीनों को आपस में कनेक्ट करता था, लगभग 6000 किलोमीटर लंबा रास्ता, यही इसके महत्व को दिखाता है। दूसरा, इसमें ये रास्ता जैसे हम मैप में देख चुके हैं कि समुद्र और ज़मीन दोनों से होकर के गुजरता था, और उस समय के तीनों महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप और अफ्रीका, उन आपस में उनको जोड़ता था। सामान के साथ साथ जो व्यापार है वो अपने साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान का प्रदान मतलब होता है कि विचार और जीवन जीने के तरीके हैं वो भी एक दूसरे के साथ साथ चलते रहते हैं। इसी तरह से धर्म भी इन्हीं रास्तों से आए हैं। जैसे हम बात करते हैं ईसाई धर्म और इस्लाम है, ये सिल्क रूट के रास्ते से ही एशिया में पहुँचे हैं। इसी तरह बौद्ध धर्म है, इन्हीं रास्तों से एशिया के दूसरे देशों में और अलग अलग देशों में पहुँचा है। ये एक कारण था। इसके अलावा एक और पिक्चर देखिएगा, ये वेनिस इटली है जगह है, वहाँ पे ट्रेडर्स का एक्सचेंज कर रहे हैं, सामान का लेन देन करने के बारे में बताया गया है। और दूसरा पॉइंट जो हमें बताया गया है कि ना केवल सिल्क जैसी वैल्यूएबल जो कमोडिटी है उसके अलावा बल्कि भोजन में आलू और स्पैगेटी जैसे जो बहुत ही कॉमन चीज़ हैं वो भी कैसे दुनिया को लिंक करने में यानी कि भूमंडलीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। व्यापारी और जो मुसाफिर होते हैं आने जाने के लिए जाने अनजाने में ही बहुत सी फसलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। उदाहरण के लिए हम स्पैगेटी और नूडल्स की बात करते हैं। जहाँ तक नूडल के इतिहास की बात है तो ये माना जाता है ये चीन के पश्चिमी इलाकों से फैला हुआ है। चीन से ये पश्चिम के देशों में, पश्चिम मतलब यूरोप और अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट के देश है वो सारे चूंकि इंडिया के पश्चिम में पड़ते हैं इसलिए उनको पश्चिमी देश कहा जाता है, वहाँ तक पहुँचे हैं और वहीं से नूडल से ही स्पैगेटी के जो खाने की चीज़ें हैं उनका जन्म हुआ है। इसी तरह के आहार है वो भारत और जापान में भी मिलते हैं और हम कई बार ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ओरिजिनली ये किस देश से कहाँ से शुरू हुए या इनका जन्म कैसे हुआ है। कई बार ये हमारी समझ में नहीं आता है क्योंकि ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। लगभग हर देशों में नूडल्स या पास्ता वगैरह है वो खाया जाता है। इसी तरह
और कुछ सामान है जैसे आलू है, सोयाबीन है, मूंगफली है, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ऐसे और भी बहुत से खाने की चीज़ें हैं जो लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाने पीने की जो चीज़ें हैं ये अमेरिकी महाद्वीपों से हमारे पास आए थे, लेकिन कई बार ये जो नई फसलें हैं किसी दूसरे इलाके में पहुंच जाती हैं तो उस जगह के खाने पीने में ज़मीन आसमान का अंतर ले आती हैं। उदाहरण के लिए अगर आलू की बात करते हैं तो आलू के इस्तेमाल शुरू होने से जो यूरोप है उसमें जो गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगी में पूरी तरह से बदलाव आ गया और आलू उनके जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया, उनकी डाइट का महत्वपूर्ण पार्ट हो गया और लोगों की इससे ये कह सकते हैं कि भोजन की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई थी। और आलू का महत्व उनके लाइफ में इतना था कि एक बार 1840 के दशक में बीमारी की वजह से आलू हैं वो ख़राब हो गए थे और इससे आलू की कमी हो गई थी। इसकी वजह से लाखों लोग केवल भूखमरी के कारण मर गए थे क्योंकि उनके जीवन में आलू एक अभिन्न अंग था और उसकी कमी के चलते लोगों के पास खाने की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाई थी। ये देखो इसमें दिखा रखा है, जब फसल काट लेते हैं तो कुछ बचे हुए आलू हैं उनको एक महिला है और 2 बच्चे हैं ज़मीन से उनको ढूंढने की और ये टोकरी है इसमें रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अपना कुछ इसमें गुजारा कर सके। ये नीचे इसी के बारे में लिखा हुआ है। अगला जो पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है जो हमें भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताता है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन होता है। इससे पहले हम 2 पॉइंट में बात कर चुके, एक सिल्क रूट के बारे में बात कर चुके हैं, दूसरे हम फसलों के बारे में बात कर चुके हैं। ये तीसरा पॉइंट है, विजय, बीमारी और व्यापार। इस पॉइंट में हम बात करनी है कि 16वीं सदी में यूरोप के लोगों के द्वारा एशिया तक पहुंचने का जो समुद्री रास्ता ढूंढ लिया गया था और इससे पहले अमेरिकी महाद्वीपों तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया गया था। इससे पहले जब अमेरिकी महाद्वीपों के बारे में नहीं पता था तो हिंद महासागर विश्व व्यापार का केंद्र बिंदु था और जिसमें भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जब स्पेन और पुर्तगाल के सेनाओं ने अमेरिकी महाद्वीपों को जीत लिया गया तो वहां से बड़े मात्रा में सोने चांदी का यूरोप में प्रवाह हुआ, यानी कि यूरोप में बड़े मात्रा में अमेरिका से सोना चांदी लाया गया। जब ये सैनिक अमेरिका में या अमेरिकी महाद्वीपों में पहुंचते हैं तो इनके साथ चेचक के कीटाणु भी पहुंचते हैं। चूँकि अमेरिकी महाद्वीप है, वहाँ रहने वाली जनता है बड़े समय तक बाकी दुनिया से कटी फटी थी, इसलिए उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो इन बीमारियों को, इन कीटाणुओं से अपने आप को बचा सके। इसलिए बड़े लेवल पे जनता का सफाया इस बीमारी से हो गया था। बाद में जब यहाँ पे लोगों की कमी होगी तो 18वीं सदी में अमेरिका में अफ्रीका से लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ करके गुलामों की तरह वहाँ पे ले जाया गया और वहाँ से उनको फैक्ट्रियों में या बागानों में उन पे ज़बरदस्ती काम किया गया ताकि यूरोप के बाज़ारों की कपास और चीनी के उत्पादन को पूरा किया जा सके। 18वीं सदी के मध्य तक भी चीन और भारत का दुनिया के जो इम्पोर्टेंट या रिच कंट्रीज़ है उनमें से उनको गिना जाता रहा है। हालांकि एशियाई जो क्षेत्र है उनमें भी इन देशों का दबदबा बना रहा था। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि 15वीं सदी के बाद से चीन ने अपने संबंध दूसरे देशों से कम करने शुरू कर दिए गए थे और इसी एक प्रकार से वो अलग थलग पड़ने लगा था। चीन की घटती रुचि विश्व व्यापार में या अलग थलग रहने के कारण और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व व्यापार का जो केंद्र पहले एशिया था अब वो यूरोप या पश्चिम होने लगा और यूरोप अब विश्व व्यापार का केंद्र बिंदु बन गया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।